नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JRF ट्यूबलाइट पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट जजमेंट की सीरीज, जिसका एक वीडियो आ चुका है, जिस पर आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया और उसे देखकर हमें और हौसला मिलता है कि आपके लिए और वीडियोस बनाए जाएं, आपको और जानकारियां दी जाएं। फिलहाल ये जो हम लोग नई सीरीज लेकर आने वाले हैं, जो नया हमारा जजमेंट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये ऐसा जजमेंट है जिसने खुद गवर्नमेंट की या कह सकते हैं कोर्ट की पुराने जजमेंट्स पे पानी फेर दिया है। चलिए जानते हैं कि हमारा नया जजमेंट है कौन सा। आइए स्क्रीन पे आइए और हम लोग बात करते हैं आज के अपने नए टॉपिक के बारे में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, आइए स्क्रीन पर आते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसको जानने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इस पर स्टडी करने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि किस तरीके से हम इसको इजिली हमारे दिमाग में बैठ सकता है। आप लोग कैसे बहुत आसानी से एक एक चीज याद रख पाए। पहला तो हम लोग बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। पहले तो हम लोग बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, उसके बाद गोलकनाथ केस के बारे में पढ़ेंगे और फिर इससे हुआ क्या, आखिर इसका जो रिजल्ट आया उससे क्या परिणाम निकला, क्या फर्क पड़ा, भारतीय राजनीति पे क्या फर्क पड़ा, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, इसके कॉन्सिक्वेंस हम लोग जानेंगे। तो ये 3 पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया है और 3 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक बार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि हमारा अगला कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलिए बैकग्राउंड पे देखते हैं। बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1951 की। 1951 में क्या हुआ था। 1951 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस को समझने के लिए। गोलकनाथ के केस को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था और इसमें क्या किया गया। जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसमें जो है एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया। किस लिए? टू प्रोटेक्ट द रिफॉर्म एंड अदर लॉज फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि अगर हम लोग कोई रिफॉर्म कर रहे हैं, कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो उससे जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल ना दे सके, इसके लिए ये हमारा जो है 9th शेड्यूल ऐड किया गया इसमें। चलिए, और इसमें क्या, ये जो हमारा पहला अमेंडमेंट था 1951 का, जो 9th शेड्यूल था, इसको सबसे पहले चैलेंज किया। एक केस था शंकरी प्रसाद केस, सबसे पहले उसने चैलेंज किया। अब इस केस पे हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, उसमें आप इस बारे में जानेंगे ये केस क्या है, कैसे है। ये भी एक लैंड का ही केस था। चलिए इस पे फिलहाल इसके जजमेंट को देख लेते हैं, जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग आएंगे इसके जजमेंट पर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन नेम फंडामेंटल can amend fundamental rights through Article 368 and Article 368 itself। इन्होंने ये कहा कि जो हमारा 368 आर्टिकल है, इसमें जो प्रोविजन है कि हम कैसे अमेंडमेंट किया जाएगा, इसका प्रावधान दिया गया है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल जो है उसको हम लोग कैसे अमेंड करेंगे, इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये फैसला दिया कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है, और ये मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड नहीं कर सकती है, बल्कि जो फंडामेंटल राइट्स उनको भी अमेंड कर सकती है 368 के थ्रू। और यहाँ तक कि आर्टिकल 368 को खुद ये अमेंड कर सकती है। तो ये जजमेंट था। ये जजमेंट फिलहाल किसके फेवर में आया? ये जजमेंट आया था गवर्नमेंट के फेवर में। उसके बाद आता है 1964 की बारी आती है।
1964 में क्या हुआ था? 1964 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ? जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था, उसके बाद 1964 तक 17 अमेंडमेंट्स हो गए थे। ये जो 17वां अमेंडमेंट था हमारा, ये क्या था? इसमें क्या किया गया था कि इंक्लूडेड 44 मोर एक्ट्स इन द 9th शेड्यूल। जो हमारा 9th शेड्यूल बना था उसमें 44 और एक्ट्स जोड़ दिए गए, ऐड कर दिए गए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसको रिव्यू नहीं कर सकता, उसकी कोई स्क्रूटनी नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे 44 जो है एक्ट्स 9th शेड्यूल में ऐड कर दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट के पास से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने पे जो बवाल करता था, रोक दे रहा था, ये पावर छीन ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पास अब वो चीज नहीं रह गई थी। तो ये है बैकग्राउंड। अब जो 1964 में ये जो 17th अमेंडमेंट है, इसको भी चैलेंज किया गया था। इसको चैलेंज किया था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये एक सब इंस्पेक्टर का केस था। इसके बारे में भी हम लोग एक नए वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे और आप लोग एक एक चीज बहुत कायदे से जान जाएंगे। ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड के बाद हम लोग आते हैं गोलकनाथ केस के ऊपर। गोलकनाथ केस क्या था? तो ये केस ऐसा था कि दो भाई थे, एक था हेनरी और एक था विलियम। हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ ये दोनों भाई थे और इनकी जमीन थी लगभग 500 एकड़। और ये जमीन कहाँ थी? पंजाब में। पंजाब में ये जमीन थी। अब क्या हुआ था कि उस टाइम पे 1953 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। वो एक्ट था पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट। क्या था? पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953। ये एक्ट पास किया। अब इसको कैसे पास किया था? इसको जो है इन्होंने 90th शेड्यूल में पास किया। ये जो 9th शेड्यूल था उसमें प्लेस कर दिया भाई इस एक्ट को। और क्या बोलते हैं, ये जो कैसे इसको शेड्यूल किया था? जो 17th कॉन्स्टिट्यूशन जो था, 17th अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें जो उसके थ्रू इन्होंने जो है इसको प्लेस कर दिया 9th शेड्यूल में। अब क्या किया गया भाई? जब वहां पे शेड्यूल कर दिया, अब इनसे क्या कहा गया? सिंपल सा, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा क्या, जो पंजाब गवर्नमेंट थी उन्होंने, ये जो गोलकनाथ बंधु थे, इनसे ये कहा कि आपके पास जो भी जमीन है उसमें से मैक्सिमम 30 एकड़ जमीन आप एक्वायर कर सकते हैं। ये आपके पास है, पूरी तरीके से आपकी है। 30 एकड़ जमीन जो है आप अपने पास रखिए। इसमें जो भी हेल्प होती है, जो भी सपोर्ट होता है गवर्नमेंट का, वो आपको मिलेगा। आपके जो राइट्स है वो पूरा मिलेगा। लेकिन इसके इतर आपके पास जो सरप्लस जमीन बचती है, लगभग 470 एकड़, 470 एकड़ की जो सरप्लस जमीन बचती है, उस पे आपको किसी तरह की कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी और उसको सरकार हथिया सकती है। क्यों हथिया सकती? ऐसे नहीं हथिया सकती। किसी भी पब्लिक इशू में या पब्लिक के काम में कुछ ऐसा करना है तो ये हथिया सकती है। ऐसा किससे कहा? गोलकनाथ से। गोलकनाथ हमारे पिटिशनर थे भैया। फिर क्या हुआ? जब ये केस हुआ, उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने पिटीशन फाइल किया। अब इन्होंने जो एक रेट पिटीशन फाइल किया, वो आर्टिकल 32 के थ्रू फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। ये आर्टिकल 32 हमें क्या बताता है कि आप अपने, जो पहले था कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल, ये हमको आर्टिकल 32 से मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 32 से। तो गोलकनाथ जो पिटिशनर थे, उन्होंने क्या कहा, पॉइंट्स क्या बताए? उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि जो ये हमारा आर्टिकल 1953 है, जो 1953 एक्ट है, ये आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है। वो आर्टिकल जो है 19 को वायलेट कर रहा है। उसका जो राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी है, इस राइट को पूरी तरीके से वायलेट कर रहा है। दूसरी क्या चीज? दूसरा पता है कि इसी आर्टिकल के थ्रू ये राइट टू प्रोफेशन को भी वायलेट कर रहा है
और राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको भी ये वायलेट कर रहा है। तो अब इन्होंने ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो 1953 एक्ट है ये जब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट कर रहा है, तो इसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? अल्ट्रा वायरस घोषित कर देना चाहिए। अब अल्ट्रा वायरस घोषित कर देने से क्या होगा कि इसको वहीं पे खत्म कर दो और ये जो एक्ट है यहाँ से फेल कर देना चाहिए। तो अब इसमें क्या हुआ भाई, ये तो बात मेन थी। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इनके क्या आर्ग्यूमेंट थे। जो हमारा पिटिशनर था उसने क्या आर्ग्यूमेंट दिए और जो हमारे रिस्पोंडेंट थे उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिए, क्योंकि किसी भी केस को जानने के लिए, किसी भी केस के तह तक जाने के लिए, उसको कायदे से समझने के लिए इनके आर्ग्यूमेंट को जानना बहुत जरूरी है। हमें इनके आर्ग्यूमेंट को समझना पड़ेगा। तो पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट क्या थे? पिटिशनर्स कौन थे? जो गोलकनाथ बंधु थे वो हमारे पिटिशनर्स थे। उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ व्हाटसोएवर नेचर बिकॉज दे आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये सीन हुआ। अब इसमें क्लियर इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट को जो है हम लोग, ये पार्लियामेंट जो है उस पे कोई भी चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे बंधा हुआ है। जो फंडामेंटल राइट्स है उसको पार्लियामेंट ऐसे चेंज नहीं कर सकती। पहला तो इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया। दूसरा इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि जो आर्टिकल 368 है ये केवल ये डिफाइन करती है कि कोई भी आप जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या है। इन्होंने बताया कि ये प्रोसीजर क्या है, केवल ये चीज डिक्लेयर करता है। हमारा जो आर्टिकल 368 है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपके पास पावर है अमेंडमेंट करने की। ये जो पावर वर्ड है ये वहां पे कभी नहीं यूज हुआ था। तो इस वर्ड को लेकर इन्होंने खेल खेला, कहा कि भाई पावर वर्ड यूज नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, तो पार्लियामेंट जो है कैसे अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी तरह से उसको कोई राइट नहीं बनता है। ये इन्होंने आर्गुमेंट रखा। अब भाई अगर हम लोग देखेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, आर्टिकल 368 जब हम लोग देखेंगे तो उसमें प्रोसीजर पूरा दे रखा है कि कैसे अमेंडमेंट किया जाएगा, कब किया जाएगा, सब कुछ। लेकिन उसमें कहीं भी ये पावर नहीं दे रखी है, ये पावर शब्द का यूज नहीं किया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट करने का। तो भाई ये बात, इस हिसाब से इन्होंने अपना आर्गुमेंट रखा। अब रिस्पोंडेंट ने क्या आर्गुमेंट रखा? रिस्पोंडेंट कौन था? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो गवर्नमेंट थी वो रिस्पोंडेंट थी। उसने आर्गुमेंट रखा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट is to change the laws of the nation as per changing needs of the society। कि भैया सोसाइटी की मांग पर हमें अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, हमारे देश के जो कानून है उसमें हमें चेंज लाना ही पड़ेगा। और अगर हम लोग ये नहीं करते हैं, इसके बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगा, और जब बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, बहुत नुकसानदायक होगा। फैक्चुअल बात बोल दी, ये तो फैक्ट है। यही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी आत्मा है कि अमेंडमेंट की पावर इसमें है। तो अब क्या किया? पहला आर्गुमेंट तो इन्होंने ये दिया। अब दूसरा जो इन्होंने आर्गुमेंट दिया, उन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी। कि सिंपल सी बात, हमने जो अमेंडमेंट किए हैं वो हमने 9 जो हमारा 9 शेड्यूल है उसके तहत किए हैं, जो कि जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर आता है, इसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो ये आर्गुमेंट दे दिए हमारे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ने। अब चलिए ये तो आर्गुमेंट्स हो गए। अब इन आर्गुमेंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं जजमेंट पे। जजमेंट क्या हुआ? जजमेंट क्या हुआ कि टोटल जो बेंच बनाई गई, ये 11 जजों की एक बेंच बनाई गई थी, जिसमें 6 जज ऐसे थे जो पिटिशनर के फेवर में थे और 5 जज जो थे पिटिशनर के अगेंस्ट में थे। 6 जज पिटिशनर के फेवर में रहे तो मेजोरिटी मिल गई गोलक बंधुओं को, गोलकनाथ बंधु जो थे उनको मेजोरिटी मिल गई। तो ये जो जजमेंट आया, ये आया, इसका जो वर्डिक्ट आया था ये गोलकनाथ के सपोर्ट में आया था। ठीक, अब इसमें कहा क्या? जो 6 जज थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधा सीधा बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट।
ये बहुत क्लियर बात है। यही चीज जो केशवानंद भारती वाला केस जो आगे हुआ है, बाद में हुआ, ये चीज बाद में एकदम क्लियर कर दी गई, उस समय तक क्लियर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जज ने ये बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। दूसरा क्या बोला कि मेजॉरिटी ओवररूल्स सज्जन सिंह एंड शंकरी प्रसाद केस। अब जो मेजॉरिटी थी ये ओवररूल कर दी, मतलब कि जो पहले सीन हुआ था, सज्जन सिंह का जो फैसला आया था, उनका जो वर्डिक्ट आया था, और जो शंकरी प्रसाद का वर्डिक्ट आया था, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने, इस जजमेंट ने ओवररूल कर दिया। भाई वो तो दोनों खराब हुए, पुराने वाले उन्होंने अपने जो खुद उन्होंने जजमेंट दिए थे उसके खिलाफ जजमेंट दे दिया, जबकि माइनॉरिटी अभी भी शंकरी प्रसाद और जो सज्जन सिंह का केस था उनके साथ ही था। कहा भाई हम सेम टू सेम वही बात यहाँ पे भी कहते हैं, 5 जजेस ये बात कह रहे थे, और इन्होंने जो है पूरी तरीके से कहा कि पार्लियामेंट के पास ऑटोनॉमी है पूरी की पूरी अपना ये क्या बोलते हैं अमेंडमेंट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब इतना केस जब हो गया तो क्या किया जा सकता है भाई, ये जो है बहुत बड़ी समस्या आ गई। हमारी जो हाई सुप्रीम कोर्ट थी, हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास एक समस्या आ गई कि ये तो बहुत गलत हो गया, पुराने जो 2 जजमेंट्स हो गए थे उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनका क्या होगा। फिर यहाँ पे भाई बहुत ही वाइजली इन्होंने बहुत दिमाग से काम लिया और बहुत अच्छी बात कही। हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि पास, इन्होंने एक टर्म यूज किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग मतलब कि अब जो फ्यूचर में जो भी होगा, फ्यूचर के लिए आने वाले समय में ये रूल लागू किए जाएंगे, पास्ट में इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन्होंने कहा पास्ट डिसीजंस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस डिसीजन। सॉरी, पास्ट डिसीजंस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस डिसीजन। अब रीजन क्या था इसका, इन्होंने कहा कि ये इसलिए किया गया है कि ये जो कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जो जजमेंट हुआ है, जो पुराने जजमेंट हुए हैं, जो 2 जजमेंट हुए हैं, उन पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और उसको मिनिमाइज करने के लिए, इसके निगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने ये कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग के ये जो है फ्यूचर से लागू होगा, पिछले किसी भी जजमेंट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। केस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। अब जब ये केस हो गया तो सिंपल सी बात है कि ये हमेशा से होता रहा है, हमेशा से होता आया है कि अमूमन कोई भी गवर्नमेंट होती है, वो ऐसे केस जब होते हैं जो उनके खिलाफ जजमेंट होता है, तो वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी तरीके से चेंज कराया जाए। पूरी कोशिश कर देते हैं। हम इतिहास गवाह है, हम लोग हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं कि कई बार गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उनको फैसलों को बदल सके, उनके जजमेंट को चेंज कर सके। अब यही किया गया 1971 में। 1971 में सिर्फ और सिर्फ इसी गोलकनाथ केस था, इसी की वजह से 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी ने बढ़िया अच्छा तानाशाही रवैया अपना रखा था। इन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया और इन्होंने क्या किया, इसको ये बेसिकली गोलकनाथ डिसीजन जो था उसको ओवररूल करने के लिए इसको लाए। अब इन्होंने इसमें क्या चेंज किया, इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ, इन्होंने बेसिक अमेंडमेंट जो किया है वो किया है आर्टिकल 13। ठीक, आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 368। चलिए इस अमेंडमेंट के बारे में बात करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता देते हैं कि आप जब ये केस स्टडी करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसपे जो आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, जो लगभग 6 आर्टिकल्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है, जो आर्टिकल इनके इस केस के दायरे में आता है। जब आप इस केस को पढ़ रहे होंगे तो ये 6 आर्टिकल भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पहला आर्टिकल तो है आर्टिकल 13 जिसमें लॉ डिफाइन किया गया है। दूसरा है आर्टिकल 14 जिसमें राइट टू इक्वालिटी डिफाइन की गई है। और तीसरा है आर्टिकल 19
आर्टिकल 19 बताता है कि राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी और राइट टू प्रोफेशन, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जो 3 राइट्स हैं इनको डिक्लेयर करता है। तो आर्टिकल नंबर 19 भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 19 के बाद आर्टिकल 368, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के थ्रू हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके रेट केस फाइल करते हैं, जबकि आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट में। तो ये जो 6 आर्टिकल्स हैं ये आपको कायदे से आने चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि 24th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ क्या था, इसमें क्या कहा गया। ये एक्ट जब बना तो इसमें इन्होंने बेसिकली आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट किया। आर्टिकल 368 में एक मार्जिनल नोट की बात की गई थी, मार्जिनल नोट में अमेंडमेंट किया गया। और इसके साथ ही जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे ना कि जो आर्गुमेंट दिया था गोलकनाथ ने कि यहाँ पे इसके पास इसमें प्रोसीजर तो लिखा है लेकिन इसके पास कोई पावर नहीं है, आर्टिकल 368 में कोई पावर नहीं लिखा है, तो इन्होंने मार्जिनल नोट में पावर वर्ड ऐड कि अमेंडमेंट करने का पावर है और इसको जो है प्रेसिडेंट के पास से वहां से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया इस पावर को। और इसके बाद क्या किया, एक कंपल्सन डाल दिया कि पहले क्या था, जो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अमेंडमेंट होता है, कोई भी एक्ट पास करना होता है, गवर्नमेंट कोई एक्ट पास करती है तो वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है, उनको वहां पे साइन करना कंपलसरी होता है, अप्रूव करना कंपलसरी होता है। जबकि 24th अमेंडमेंट से पहले ये कंपलसरी नहीं था। 24th अमेंडमेंट में इसको कंपलसरी किया गया कि रिव्यू के लिए जब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा अप्रूवल के लिए तो उनको अप्रूवल करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है, उनके लिए बहुत कंपलसरी है। तो ये था टोटल इस केस का की जानकारी। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको इस केस में सब कुछ एक एक पॉइंट एकदम क्लियरली बता दिया है। आपके पास शायद ही कोई क्वेश्चन बचा होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन बचता है, आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। या जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, आप वो चीज क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आगे आप किस टॉपिक पर, किस एक्ट पर, किस जजमेंट पर, किस चीज पर अपना हमारा वीडियो चाहते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय माता।